नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी जिस तरह से नई सरकार बनने की कवायद तेज और इसमें से इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार और नायडू जो कि अभी एनडीए सरकार में बहुत सत्ता की चाबी कहते हैं कि इनके पास है, तो इनसे जो है इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि ये इनसे बात करेंगे कि जो आपके नेता हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी जो है जो पीएमएलए केस में जेल में बंद है, उनकी रिहाई के लिए उनके लिए कुछ बात करेंगे मोदी सरकार में। तो इन सब स्थिति में क्या लगता है, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उनकी रिहाई कानून क्या कहता है, इस पर क्या वो जेल से निकल सकते हैं, तो कानून क्या कहता है, इस पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी। जैसे उमेश जी, स्वागत है अंगवानी पर। उमेश जी, जिस तरह की चर्चा तेज हो चली है और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि जो है हम लोग जो है नीतीश जी और इनसे नायडू जी से बात करेंगे, क्योंकि वो लोग भी इस तरह से मानते हैं कि इनको जो है गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, तो कानून क्या कहता है? क्या अगर इस तरह की कुछ बात होती तो कोई संभावना बनती है? देखिए, ये जो भी लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कानून में इसको कहीं इसके लिए गुंजाइश कुछ नहीं है। जेल से बाहर आने का एक ही रास्ता है, बेल, और बेल न्यायालय देती है। क्योंकि पीएमएलए एक्ट, जिस एक्ट में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, पीएमएलए एक्ट में स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, इसकी अपनी कोर्ट होती है, डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है। उसके लिए पीएमएलए में सेक्शन 43 में डेजिग्नेटेड कोर्ट का प्रोविज़न है, तो वो पीएमएलए के केसेस डील करेगी। अब वहाँ पर जिस केस में ये अरेस्ट हुए हैं वहाँ ये बेल लगा सकते हैं, बस इतना प्रावधान है। बाकी सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल कयासबाजी है। कोई बोले कि सरकार विड्रॉ कर ले, ये कर ले। सच्ची बात यह है कानून के रूप से कि सरकार का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता, और सरकार इसको न विड्रॉ कर सकती है, न सख्त कर सकती है, न सज़ा दिला सकती है, ऐसा कहीं कोई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, तो अब ये जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में होगा, इसमें सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं सरकार होता, एक जनरल परसेप्शन है। चूंकि ईडी सरकार का एक विभाग है और ईडी के अधिकारी आते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, सीजर करते हैं, जो भी करते हैं, तो लोगों को लगता है केंद्र सरकार करा रही है, ये करा रही है। एक मिसकंसेप्शन। हाँ, जिस तरह से विपक्ष का आरोप रहता है कि ईडी जो सरकार के इशारे पर, राजनीतिक चीजें हैं। सच्चाई ये है कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जब ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी, केस फाइल कर दिया, या कोई अरेस्ट हो गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर दिया गया, तो ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका अपने हिसाब से देखेगी, फैक्ट्स ऑफ द केस देखेगी, समझेगी, फिर ज़रूरत होगा जो भी आदेश करना चाहेगी वो करेगी। पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोर्ट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये तो मैं ये तो आपने अच्छे ढंग से समझा दिया कि अब इस मामले में मतलब सरकार के लेवल पे कुछ नहीं होना है, चाहे नेता लोग कुछ भी बयान दे, जो होना है कोर्ट में होगा। तो आप थोड़ा ये समझा दीजिए, जब केजरीवाल जी गए थे जेल में उस तरह भी बड़ा कन्फ्यूजन फैला था, कहना था कि इस केस में मतलब जो पीएमएलए में जो जेल चले जाते हैं, वो जब तक केस की पूरी सुनवाई नहीं हो तो वो जेल में ही रहते हैं, उनको बेल नहीं मिल सकता। तो ऐसा कुछ है क्या? ये क्या ऐसा है? कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, इसको लेके जो भ्रांतियां हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो ये समझना होगा, जो पीएमएलए एक्ट है ये 2005 में ये बना है। अच्छा। तो ये यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एजेंसी को इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने सर्च सीजर करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, फिर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना शुरू किया। अब जब से आप देखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग के हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोग 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का खेल खेलते थे या शेल कंपनी चलाते थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियंस के गुर्गे हों, या अदरवाइज बिजनेसमैन हो, रियल एस्टेट के लोग हों, ईडी ने सबको ट्रैक करना शुरू किया, सबको पकड़ना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया कि ये पैसा आपका कैसे आया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये कंसेप्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना था 2005 में, और ये यूएस से ये कंसेप्ट आया है। बहुत पहले की बात है। वहाँ पे कोई जो माफिया थे वो लॉन्ड्री में जाकर कैश वहाँ चलता था, तो कैश देकर अपने पैसे खर्च करते थे। अच्छा। और उनसे पैसे, तो लॉन्ड्रिंग शब्द वहीं से आया। इसको अब जो लोग, अभी आपने चुनाव में सुना होगा कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, ये धुल जाता है, ये लॉन्ड्रिंग वर्ड यूएस से आया है, जो लॉन्ड्री में पैसे देकर
खर्च करते थे जो माफिया लोग, वहाँ से ये शब्द आया है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें आपके पास पैसा कहाँ से आया वो सर्च में आपको बताना पड़ता है। आप जैसे कहें आपके बैलेंस शीट में मान लीजिए मैं इनकम टैक्स डालता हूँ कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया मेरी फ़ीस आई है, तो ईडी को अधिकार है पूछने का कि आपको ये फ़ीस किसने दी। तो मैं बता दूंगा कि मेरे को इस आदमी ने दी है, इसने दी है, उसने दी है। उसके बाद ईडी मेरे से ये भी पूछ सकती है, ईडी में ये पीएमएलए में प्रोविज़न है, ईडी के अधिकारी जो उनके डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनको अधिकृत किया गया है। चूँकि ये अलग है, पुलिस से अलग केस है, पुलिस में आईओ होते हैं। नहीं, इस पर हम स्पेसिफिक ये जानना चाहते हैं, क्या पीएमएलए में अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या मुझे बेल तब तक नहीं मिलेगा जब तक केस की सुनवाई पूरी हो जाए, या बीच में जैसा ऐसा कि कोई जैसा कानून उस समय नहीं, इस तरह की बात हुई थी ना नहीं है कि कुछ ऐसा जो भी कोई हाँ। कानून नहीं है। बेल के प्रोविजंस को सस्पेंड नहीं किया गया है, इसमें सीआरपीसी एप्लीकेबल है, पीएमएलए एक्ट में साफ साफ लिखा है। और सीआरपीसी एप्लीकेबल है तो बेल के प्रोविज़न 437, 438, 439 में है। तो आप देखेंगे कि 439 में लोग बेल लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी 438 में, एंटीसिपेटरी बेल पीएमएलए के केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल होती है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो गिरफ्तार हो गया उसको पूरे ट्रायल में रहना होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अलग किस्म की होती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि डायरेक्टर या उनके लेवल के ऑफिसर ही कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उमेश जी, तो ये बताइए, जो बार बार जो विपक्ष जो कहता है कि जो सेक्शन 45 जो है इसमें पीएमएलए एक्ट में जो सेक्शन 45 है, वो कहते हैं वो कुछ ऐसा है जिसके कारण कि उनको बेल नहीं मिल पाता है। तो ये सेक्शन 45 क्या है, वो थोड़ा समझा दीजिए। इसके पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 45 या पूरा एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने ही किया है जी, और ये 2002 में ये एक्ट पास हुआ था। तो पार्लियामेंट ने इसको एक एक चीज़ को समझ के जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उस हिसाब से किया है। अब बात करते हैं 45 में 2 प्री कंडीशंस आती है। एक तो ये आती है कि कोर्ट को ये लगना चाहिए कि आपने ये ऑफेंस नहीं किया है। चूँकि 45 में जो स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड होता है जो ईडी के पदाधिकारियों द्वारा, उसको उसकी एविडेंशियरी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि ज़्यादा है। जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सच माना जाएगा, वो जुडिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए कोर्ट उसको इंक्लाइन नहीं होती है। जो भी स्टेटमेंट आ गया कोर्ट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, करती नहीं है, कानूनी रूप से नहीं कर सकती, इसलिए बेल नहीं मिलती। दूसरा ये है कि दूसरा ऑफेंस ये नहीं करेंगे, तो वो एक कंडीशन है, वो ज़्यादातर केसेस में होती है कि आप जब भी कोई बेल पे आता है तो बेल दी जाती है, तो वो कंडीशन होती है कि आप दूसरा ऑफेंस नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप हाजिर होंगे। तो वो कंडीशंस तो नॉर्मल है। ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि ईडी में जब तक ट्रायल चल रही है या जैसे आपको पकड़ लिया या फंसा दिया, जो शब्द बोले जाते हैं, तो आप छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ईडी भी सीरियसली काम करती है इन चीज़ों को और गंभीरता से पूरी न्यायपालिका भी देखती है, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे अगर 100 लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसमें से 60 लोग 70 लोग ईडी में कोर्ट से ही छूटते हैं। बाकी 40 लोग जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, बड़े घपले किए हुए हैं, जिनका ट्रेल बैंक से ट्रेल निकाल के लाया जाता है, शेल कंपनी चला रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेक्शन 45 है उसमें 2 आधार 2 शर्तों पर 2 ग्राउंड्स पे आपको बेल मिल सकता है। एक तो पहला शर्त ये कि ये कोर्ट को कन्विंस होना चाहिए कि इस आदमी की संलिप्तता नहीं है इसमें, है ना। जो कि चूंकि जांच हो ही रहती, ईडी अपने जांच रिपोर्ट में उनकी संलिप्तता दिखा चुकी होती थी, इसलिए कोर्ट के पास आधार नहीं बनता कि उनको जमानत दिया जाए। दूसरा, ठीक बोल रहे हो मुझे हम, दूसरा ये ग्राउंड होता है कि कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए अगर इस आदमी को बेल मिल जाए तो ये आगे जाकर कुछ भी गलत या कुछ और ऑफेंस नहीं करेगा। तब इसकी भी मतलब इस आधार पे भी कोर्ट खुद से कोई वो ग्राउंड नहीं ले सकता कि इसको कोर्ट। अब मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझा दूं पब्लिक के समझने के लिए कि जैसे कोई बोलता है कि मैं बोरी में इतने लाख इतने करोड़ रुपए लेके आया था और मुझे दिए और मैंने वो नोट आगे दे दिए, तो बैंक स्टेटमेंट से अगर ये मैच नहीं होता तो मुझे बेल वहाँ कोर्ट में मिल जाएगी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ईडी कितना भी लिखे कि बोरी में लाए थे, ये लाए थे, वो लाए थे, ये किया, उसको दिया, नोट के नंबर भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन मुझे बेल मिल जाएगी। चूँकि ये पैसा अकाउंट के थ्रू आता है और मनी ट्रेल को ईडी पहले से
ट्रैक कर लेती है, इसलिए अदालत जब उसको देखती है तब देखती है कि इस आदमी की संलिप्तता तो दिख रही है, प्राइमा फेसी दिखाई दे रही है, इसलिए बेल नहीं मिलती। और ये लोग भ्रांति फैलाते हैं कि ये हो गया वैसा, पूरे ट्रायल में बेल नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और पीएमएलए एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पीएमएलए एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है अब, और पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें बिल की रीडिंग होती है, मेंबर्स का ऑब्जेक्शन आते हैं, पूरा सब कुछ, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। इसको कितनी बार चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है कि बिल्कुल सही है ये। तो ये भ्रांतियाँ इस तरह से इसको क्लैरिफाई रखें, ये पूरा मेरे हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद लॉ है ये प्रोविजंस, इसमें कहीं कोई गलती मुझे नहीं दिखती। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने इतने अच्छे ढंग से ये जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसको कि लेकर विपक्षी पार्टियां हमेशा से, अभी आपने सुना होगा अभी जो केजरीवाल जी जेल गए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने कहा था कि जो एक बार पीएमएलए में जेल चला जाता है उसको बेल नहीं मिलता जब तक कि जाँच पूरी ना हो। लेकिन उमेश जी ने हमें बताया कि कैसे पीएमएलए का जो सेक्शन 45 उसमें जो 2 ग्राउंड है किस आधार पे नहीं मिलता, तो वो उन्होंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इसी के कारण जो है केस में उनको बेल मिलने में डिले होता है, जिस पर कि लेकिन फैसला कोर्ट का होता है। कोर्ट जो है उसमें ईडी ने भी अगर कुछ जांच में लिख दिया तो ईडी को भी कोर्ट में साबित करनी होती है जांच के दौरान। तो फैसला कुल मिलाकर कोर्ट का ही होता है और कोर्ट ही डिसाइड करती है कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।